गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। कल हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंशिएबिलिटी किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है कि एफ जेड इक्वल जेड की पावर एन, इसे हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कि एफ डैश जेड इक्वल है हमारे पास लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज रखते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू z0, अब फंक्शन की लिमिट वैल्यू रखें तो f z प्लस डेल z, और f z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की पावर n। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस डेल z की पावर n माइनस f z यानी z की पावर n अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, डेल z चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है z प्लस डेल z की पावर n का, यानी इसका एक्सपोनेंशियल हम खोलेंगे तो किस टाइप से खोलेंगे, देखिए लिमिट वही z टेंड्स टू z0, इसको हम खोलें z प्लस डेल z की पावर n। तो सबसे पहले z की पावर n प्लस n z की पावर n माइनस 1 डेल z, ठीक है। सेकेंड खोलेंगे तो यहाँ n था तो नेक्स्ट टर्म n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्लस देखिए यहाँ z की पावर n माइनस 1 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, z की पावर n माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ डेल z की पावर 1 है तो यहाँ डेल z की पावर कितना आ जाएगा, 2, प्लस इस तरीके से ये टर्म हमारे पास चलती रहेगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, z की पावर n, ये हमारा एक टर्म अलग से पड़ी है, ठीक है। माइनस साइन के साथ z की पावर n अपॉन में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास डेल z चल रहा है, ठीक है। अब देखिए z की पावर n से z की पावर n हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू z0, पीछे क्या बचा हमारे पास n z की n माइनस 1 डेल z प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 z की पावर n माइनस 2 और डेल z स्क्वायर डैश डैश आगे ये टर्म चल रही है, अपॉन में हमारे पास क्या चीज चल रही है, डेल z चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अपॉन में जो डेल z चल रहा है, अगर इसका हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे देखिए यहाँ पे डेल z है, डिवाइड होके क्या बच जाएगा, n z की n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चेक कीजिए n z की n माइनस 1 अपॉन 2 z की n माइनस 2 डेल z स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पुट होगी तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए हमारी वैसे लिमिट z टेंड्स टू z0 चलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चीज प्रूव हो रही है वो डेल z के लिए, यानी डिफरेंशिएट क्या आ रहा है हमारे पास, जो अंतर आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, डेल z का। तो हमारी लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, डेल z से z0 तक, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए आगे हमारे जब डेल z का डिवाइड किया तो लिमिट तो वही थी, लिमिट में तो कोई फर्क नहीं, डेल z टेंड्स टू z0, यहाँ स्टार्टिंग से कर लीजिए डेल z टेंड्स टू z0, ठीक है। अब देखिए आगे n z की n माइनस 1 डेल z से डेल z कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n z की n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद n माइनस 1 अपॉन 2 z की n माइनस 2, यहाँ से डेल z कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, एक डेल z बच गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल z। अब आप एक चीज चेक कीजिए कि हमारे पास z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। और डेल z हमारे पास क्या होता है, डेल x प्लस आयोटा डेल y, यही चीज होती है। उसने बोला है कि हर पॉइंट पर ये जो फंक्शन है इसके हर पॉइंट पर हमें चेक करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो अवेलेबल है या नहीं, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं। तो कहीं से भी चेक करना। इसने एक बात और बताई कि हमारे पास n पावर है जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 2 3 डैश
डैश, ठीक है, यही चीज आती है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे कहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे, डेल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फिर टेंड्स टू 0, यही चीज तो आएगी, क्योंकि ये किसके लिए है हमारे पास, n के लिए, z की पावर n के लिए है, n जो नेचुरल नंबर है, और डेल z क्या आता है, जो इसका डिफरेंस आता है, ठीक है। देखिए 1 + 0 - 1, तो 0 डिफरेंस आएगा इसमें, तो इसलिए डेल z टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेल z टेंड्स टू लिमिट क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, ये आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वही लिमिट लेके चलेंगे। फिर हमें पता है कि डिफरेंस के लिए हम डेरिवेटिव देखते क्या है कि जैसे हमारे पास x में चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं x + डेल x एक जगह, दूसरी जगह अगर हमारे पास x है देन हमारा जो चेंज किसमें हुआ है, x में हुआ है, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ किसके लिए चल रहा है हमारे पास, डेल z के लिए, तो लिमिट भी मैंने किसमें चेंज कर दी, डेल z में। अब उसने पूछा बोला कि हर पॉइंट पर हमारे पास ये फंक्शन क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो उसके बीच का अंतर देखो तो 1 - 1 के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए ना, तो डेल z टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए n z की n - 1 प्लस n n - 1 अपॉन 2 z की पावर n - 2 डेल z, ठीक है, ये चीज आ गई। अगर हम डेल z टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो ये वाली चीज चेक कीजिए, इसमें n z की n - 1, यही क्या है हमारे पास, कहीं भी डेल z नहीं है, यानी हमारे पास इस वैल्यू पर तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n z की n - 1 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करें n n - 1 अपॉन 2 z की n - 2 डेल z, यहाँ डेल z की लिमिट अगर 0 अप्लाई करते हैं हम, तो 0 अप्लाई करते ही टर्म आगे वाली सारी की सारी क्या होती जाएंगी, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ डेल z है तो नेक्स्ट वाले टर्म में क्या होगा, डेल z स्क्वायर होगा, उससे नेक्स्ट वाले टर्म में हमारे पास डेल z की पावर 3 होगा, इस तरीके से हमारे पास n - 1 तक इसकी पावर बनेगी, ठीक है। तो ये वाले टर्म सारी 0 हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास n z की n - 1। अब देखिए ये हमारे पास कोई टर्म बच रही है फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती है हमारे पास, क्योंकि n नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट यहाँ से तो फाइंड नहीं हो रही है, डायरेक्ट हमें ये वैल्यू फाइंड हो रही है कि n z की n - 1, तो इस अकॉर्डिंग देखने पर ये क्या है हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू। अगर किसी का भी डेरिवेटिव हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होती है तो जो फंक्शन दिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एक बार दोबारा लिख लीजिए, f z की वैल्यू हमें z की पावर n दे रही थी, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई पहले हमने, फिर हमने देखा कि डिफरेंस के इसमें डेल z है, तो डेल z टेंड्स टू z0, ठीक है। अब देखिए डेल z हमारा टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हर पॉइंट पर इसका चेक कर रहे हैं, तो डिफरेंस जो फर्स्ट आएगा वो 0 ही आएगा इसका, ठीक है। तो हमने अप्लाई की लिमिट, तो इस वाले टर्म में तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या डेल z नहीं है, नेक्स्ट वाले में डेल z है, वहां अप्लाई होगी, तो आगे वाले सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, n z की n - 1, तो हमारे पास f डैश z की वैल्यू क्या आ गई, n f डैश z इक्वल हमारे पास क्या आ गया, n z की n - 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें तो हमें जो फंक्शन दिया है f z इक्वल z की पावर n, वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था डिफरेंशिएबिलिटी का, क्योंकि कल हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास क्या आती है और कैसे हम इसको सॉल्व किया। एक एग्जांपल हमने कल देखा था, एक एग्जांपल हमने आज कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे इसकी कुछ थ्योरम्स हैं जिसे हम प्रूव करेंगे। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होती है डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन, एक हमारे पास होती है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। दोनों का स्टेटमेंट हमारे पास अलग अलग है, ये चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, क्या एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो एनालिटिक फंक्शन देखिए क्या होता है, आपके पास कोई फंक्शन हो f z, ठीक है, हमें पता है कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती है, हम बोलते हैं ना कि z टेंड्स टू z0। अगर f z जो हमारा फंक्शन है वो z टेंड्स टू z0 और z0 के नाइबरहुड में हर पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाए, डिफरेंशिएबल आ जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। कैसे,
जैसे एफ जेड कोई भी फंक्शन है, ठीक है, हमें लिमिट क्या गिवन की कि z टेंड्स टू z0 पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम z इक्वल z0 पे तो चेक कर लेते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो बता देते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर नहीं है तो बोल देते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है कि जो भी हमारा z0 पॉइंट है इसका नाइबरहुड, जैसे ये हमारे पास कोई z पॉइंट है z0, ठीक है, तो इसका नाइबरहुड क्या होता है, इसमें से कुछ माइनस करके और सेम चीज इसमें प्लस करके, जैसे z0 माइनस डेल्टा और z0 प्लस डेल्टा, ये इसका नाइबरहुड है। इसके नाइबरहुड में हर पॉइंट पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आएंगे, हर पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन जो एफ जेड दे रखा है वो डिफरेंशिएबल है तो वो क्या कहलाता है, हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। और क्या होता है एनालिटिक फंक्शन की, जब भी कोई फंक्शन एफ जेड जो लिमिट दे रखी है z टेंड्स टू z0, z0 के नाइबरहुड के हर पॉइंट पर हमारे पास डिफरेंशिएबल आ जाए तो गिवन फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी थ्योरम्स प्रूव करते हैं जो हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में है। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन जो है थ्योरम की, उसका स्टेटमेंट है हमारे पास क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन का स्टेटमेंट सुनिए आपके पास क्या है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ जेड। हम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारे पास, जैसे z इक्वल अगर x प्लस आयटा y है तो एफ जेड इक्वल हमारे पास क्या होता है, u प्लस आयटा भी होता है ना। तो एफ जेड हमें फंक्शन दे रखा है u एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स वाई, ठीक है। इस टाइप से हमें फंक्शन दे रखे कि u और v भी किसके फंक्शन है, x और y के फंक्शन है। बोल रहे हैं कि एफ जेड इक्वल u एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स वाई टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन d, कहते हैं कि ये एनालिटिक होएगा हमारे पास डोमेन d में। कब होएगा, इज दैट डोमेन d u एंड v सेटिस्फाई कॉची-रीमान इक्वेशंस, ठीक है। इसने बोला कि हमें जो फंक्शन गिवन है, यानी ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, क्या, किसने बोला कि कोई भी फंक्शन दिया है एफ जेड ये डिफरेंशिएबल होएगा कब, जब u और v जो है ये हमारे पास क्या सॉल्व करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, कॉची-रीमान इक्वेशंस, ठीक है। इसने बोला कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है, तो टू प्रूव, क्या चीज हमें प्रूव करनी है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल है हमारे पास डेल v अपॉन डेल y के, एंड सेकेंड है हमारे पास डेल u अपॉन डेल y इक्वल है हमारे पास माइनस डेल v अपॉन डेल x के। और इसी को बोलते हैं क्या कि कॉची-रीमान इक्वेशंस, क्या बोलते हैं ये, कॉची-रीमान इक्वेशंस, ठीक है। क्या बोलना है उन्होंने कि कोई भी फंक्शन दिया गया हमें एफ जेड, ठीक है, इसमें u और v में u एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स वाई, बोलना ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, क्या होनी चाहिए कि फंक्शन हमारा जो है इसका डेरिवेटिव u और v का एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे, डेल u अपॉन डेल x इक्वल होगा डेल v अपॉन डेल y के, डेल u अपॉन डेल y इक्वल होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x के, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो थ्योरम है हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन है इसकी, आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, मतलब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एफ डैश जेड इक्वल होता है हमारे पास लिमिट, या तो आप डेल z टेंड्स टू 0 डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप z टेंड्स टू z0 ले सकते हैं, ठीक है। इच्छा आपकी है, जैसे हम लेंगे डेल z टेंड्स टू 0, ठीक है। हर कंडीशन में ये चीज अप्लाई करते हैं, आपको या तो z टेंड्स टू z0 या फिर आपको डेल z टेंड्स टू 0, ठीक है। आप डेल z टेंड्स टू z0 पे लगा सकते हैं जो हमें पॉइंट दिया गया है, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या होता है हमारे पास डेफिनेशन, एफ जेड प्लस डेल z माइनस एफ जेड अपॉन में हमारे पास क्या आता है, डेल z, यही चीज आती है। अब उसने हमें गिवन किया है कि f जो फंक्शन है
डेल z हमारे पास क्या था, डेल x प्लस अल्फा डेल y, तो u हमारे पास z प्लस डेल z क्या बन जाएगा, u x प्लस डेल x y प्लस डेल y प्लस अल्फा v x प्लस डेल x y प्लस डेल y। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है। तो देखिए अब देखिए लिमिट सारी वैल्यू सारी x और y में पुट हो जाएगी, तो लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एंड डेल y टेंड्स टू 0, ये चीज आ गई हमारे पास। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u x प्लस डेल x y प्लस डेल y प्लस अल्फा v x प्लस डेल x y प्लस डेल y। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f z प्लस डेल z की। माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, f z चल रहा है, यानी u x प्लस x y प्लस अल्फा v x y, ये चीज हमें दे रखी है, f z की वैल्यू हमने लिख दी। अब देखिए अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, डेल z, तो डेल z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेल x प्लस अल्फा डेल y। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। हमें देखिए क्या चीज फाइंड करनी है, हमें u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएबल, u का y के रिस्पेक्ट, v का x के रिस्पेक्ट और v का y के रिस्पेक्ट, ये चार चीजें हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमें इस इक्वेशन को भी उसी अकॉर्डिंग बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से दो केस बनाएंगे। कैसे, देखिए केस फर्स्ट बनाते हैं हम। केस फर्स्ट में हम क्या मानेंगे कि हमारा जो डेल z है वो हमारा टेंस हो रहा है किसकी ओर, अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे डेल z टेंस टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, यानी डेल z हमारा 0 है कब, जब वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, फर्स्ट केस लिया डेल z टेंस टू 0। ठीक है, किस कंडीशन में, जब वो किसके अकॉर्डिंग है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो डेल y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ओनली डेल z इक्वल क्या बच जाएगा हमारे पास, डेल x, क्योंकि डेल z इक्वल हमारे पास क्या होता है, डेल x प्लस अल्फा डेल y। जब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, डेल x बच जाएगा। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f डैश z इक्वल सेट कीजिए। देखिए हमने क्या वैल्यू पुट किया, डेल y टेंड्स टू 0 पुट करना है। इस पूरी इक्वेशन में जहां पे डेल y लिखा है वहां डेल y टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और देखिए जब y यहाँ पे 0 ही हो गया तो वैल्यू भी सिर्फ किस में बच जाएगी, x में, यानी लिमिट भी किस में रह जाएगी, x में। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, देखिए u x प्लस डेल x y, क्योंकि डेल y 0 हो गया, प्लस अल्फा देखिए v x प्लस डेल x y, ये चीज आ गई, माइनस क्या चल रहा है हमारे पास, u x y प्लस अल्फा v x y। ठीक है, और अपॉन में देखिए डेल y 0 हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से ओनली डेल x बच गया। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, u x प्लस डेल x y प्लस अल्फा v x प्लस डेल x y माइनस u x y और v x y। ठीक है, अब देखिए हमारा रियल पार्ट u वाला है और इमेजिनरी पार्ट हमारा v वाला है, तो रियल पार्ट हम अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं इसको रिमूव करके फिर इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन रिमाइंड क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ टू प्रूफ के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है, बाकी हम रब कर रहे हैं एक बार। ठीक है, क्या चीज प्रूव करनी है हमें, डेल u अपॉन डेल x इक्वल है हमारे पास डेल v अपॉन डेल y के, और सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है कि डेल u अपॉन डेल y इक्वल है हमारे पास माइनस डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, बाकी चीज हम एक बार रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, हमने x वाले पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। किसके इक्वल में चल रहा है ये, f डैश z के इक्वल में। क्या है हमारे पास, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये तो हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब देखिए
ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स। आपको पता है कि हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं प्लस माइनस में। तो नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की भी लिमिट लगा देते हैं। तो देखिए आयोटा दोनों में से कॉमन आएगा, ये रहा आयोटा वी और यहाँ भी हमारे पास क्या आयोटा वी है, ठीक है। तो आयोटा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्या बच गया हमारे पास, वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आयोटा बाहर हमारे पास कॉमन आ चुका है। अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, डेल एक्स चल रहा है। अब चेक कीजिए यहाँ पे अपॉन में डेल एक्स है, ठीक है, और हमारे पास चेक करना है कि डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, यहाँ चेंज किस चीज में हो रहा है। तो देखिए एक्स प्लस डेल एक्स से एक्स हो रहा है हमारे पास, वाई पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, वाई कांस्टेंट है। यहाँ भी चेक कर लीजिए एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू किस में आ रही है, एक्स में आ रही है, लेकिन वाई दोनों साइड पड़ा है, मतलब वाई हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, मतलब वाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो किसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी चेंज किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है कि मेन पार्ट में जो चेंज आता है, जो डिफरेंस आता है, वही तो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करें, आप देखिए लिमिट भी किसमें चल रही है, एक्स में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यू का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, प्लस ध्यान रखिए आयोटा तो बाहर ही पड़ा है, वी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, वी का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे की बात समझ में, इसको इक्वेशन फर्स्ट गिवन करो, ठीक है। क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, जब हमने फर्स्ट केस लेके चले क्या कि डेल जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम केस सेकंड बनाते हैं। तो केस सेकंड में देखिए हम क्या सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया था, अब हम वाई एक्सिस लेंगे। तो डेल जेड टेंड्स टू 0 अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि डेल जेड टेंड्स टू 0 हो रहा है वाई एक्स के अकॉर्डिंग, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डेल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए आयोटा डेल वाई, क्योंकि हमारे पास डेल जेड होता है क्या, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो डेल एक्स अगर 0 हो गया तो डेल जेड की वैल्यू क्या बच जाएगी, आयोटा डेल वाई। अब देखिए जो हमारे पास हमने यहाँ इक्वेशन बनाई थी उसमें पहले हमने क्या पुट किया था, डेल वाई 0 पुट किया था ना, वो मैं इक्वेशन रब कर दी, उसी में ही हमने क्या पुट करना है, डेल एक्स 0 पुट करना है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बनेगी उसके अकॉर्डिंग, एफ डैश जेड। अब देखिए लिमिट भी किसमें चेंज हो जाएगी, फिर डेल वाई में, डेल वाई टेंड्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, u x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई। तो डेल एक्स 0 पुट करना है तो क्या बच जाएगा, u x डेल एक्स 0 हो गया, y प्लस डेल वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी x y प्लस डेल वाई। इतना ही था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि डेल एक्स हमने 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट वाले में तो हमारे पास सिंपल u और v था, तो u x y प्लस आयोटा v x y, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अपॉन में हमारे पास देखिए क्या था, x डेल x प्लस आयोटा डेल y, तो डेल x 0 हो गया, क्या बच गया हमारे पास, आयोटा डेल y, ठीक है, ये चीज बची है हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आगे वही सेम प्रोसेस जो हमने उसमें किया था, रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रिमूव कर रही हूं मैं, अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग कर रहे हैं। तो एफ डैश जेड इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिमिट जो चल रही है डेल वाई टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, देखिए u x y प्लस डेल वाई, ठीक है, रियल पार्ट और माइनस में u x y अपॉन में हमारे पास आयोटा डेल वाई, ये चीज आ गई हमारे पास, प्लस अब देखिए ये रियल पार्ट था, अब हम इमेजिनरी पार्ट यानी v वाला पार्ट अलग कर रहे हैं, पहले हमने u वाला अलग किया। तो देखिए प्लस आयोटा कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है, प्लस मैंने बाहर लगा दिया, लिमिट डेल y टेंड्स टू
0, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, जब मैंने ऐसे आयोटा कॉमन ही ले लिया तो पीछे क्या बच गया, वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ये चीज बच गई यहाँ से, माइनस वी एक्स कॉमा वाई, ये चीज बच गई हमारे पास। अब देखिए अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, आयोटा डेल वाई पड़ा है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से चेक कीजिए, ये वाला आयोटा इस आयोटा से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ क्या बचा है, देखिए u में चेंज हो रहा है, u के लिए चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, क्यों, क्योंकि x कांस्टेंट है, x से x में ही आने वाली है, लेकिन y प्लस डेल y से क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। सेम यहाँ पे y प्लस डेल y से y x कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा है, ठीक है। तो यानी कि अपॉन में आयोटा आ रहा है, तो इसको तो मैं 1 अपॉन आयोटा बाहर ही लिख लेती हूँ। आगे हमारे पास क्या बच गया, अब देखिए किसमें चेंज हो रहा है, u में, तो डेल u अपॉन हमारे पास क्या है, डेल y, यानी किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ से तो आयोटा कैंसिल आउट ही हो गया, पीछे क्या बच गया मेरे पास, किसमें चेंज हो रहा है, v में, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, f डैश z की आ रही है। अब आपको इतना ध्यान होगा कि हम आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं रखते हैं, अगर आयोटा हम अपॉन में नहीं रखते हैं तो यानी कि मैं इसको यहाँ सॉल्व करके इधर नहीं दिख रहा, तो आयोटा कभी भी हम अपॉन में नहीं रखते, तो आयोटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश z, ये तो अलग, इसको ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, नीचे हमारे पास क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y, और प्लस में यहाँ पे क्या बना हमारे पास, डेल v अपॉन डेल y, ये चीज पड़ी हमारे पास, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चेक कीजिए कि यहाँ हमने किसकी वैल्यू निकाली है, f डैश z की वैल्यू निकाली है, और इक्वेशन सेकंड में भी चेक कर लीजिए हमने किसकी वैल्यू निकाली है, f डैश z की वैल्यू निकाली है, यानी दोनों से हमारे पास वैल्यू तो सेम आ रही है क्या, f डैश z। अगर इन दोनों की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस tan x हमारे पास आयोटा डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, इक्वल में माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रियल वैल्यू के साथ कंपेयर होगी और इमेजिनरी वैल्यू के साथ। तो रियल वैल्यू वो है हमारे पास जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं है साथ में, तो आयोटा किसमें नहीं है, डेल u अपॉन डेल x, इधर वाली साइड हमारे पास डेल v अपॉन डेल y। तो कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती कि हमारे पास डेल u अपॉन डेल x किसके इक्वल है, डेल v अपॉन डेल y के, यही वैल्यू मिली हमें फर्स्ट। सेकंड जब हमने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया आयोटा वाला, तो आयोटा से आयोटा कंपेयर होकर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बच गया, डेल v अपॉन डेल x इक्वल माइनस डेल v अपॉन डेल y, क्या वैल्यू मिली हमें, डेल v अपॉन डेल x इक्वल माइनस डेल u अपॉन डेल y, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल y इक्वल है हमारे पास माइनस डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर ली, क्या इक्वेशंस बनी हमारे पास, डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो चेक करो कि हमें प्रूव क्या करना था, ये चीज हमें प्रूव करनी थी कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के, एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल होना चाहिए माइनस डेल v अपॉन डेल x के। तो आज हमने क्या चीज सॉल्व किया, हमने